हाँ चलो, हम लोग जो है ना ज्वाइन हो चुके हैं। कितने लोग ज्वाइन हो गए हैं? 4-5 लोग ज्वाइन हो गए हैं। चलिए, पहले ये बताओ कि स्क्रीन फ्रेश दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है। आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। इसका सिलेबस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से। वैसे सिलेबस में 9 यूनिट दिया हुआ है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट में हम लोग का जो टॉपिक है, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आज स्टार्टिंग क्लास है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग क्लास में यूनिट फर्स्ट हम लोग देखेंगे। आप यूनिट फर्स्ट, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 जनरेशन है, इसको हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी डिस्कस करेंगे। सेकंड में हो जाएगा आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। थर्ड में हम लोग का है, इसी को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को ही स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, हम लोग देख लेंगे। थर्ड में हम लोग का है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन एंड कोड्स। फोर्थ में है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इसी में हम लोग को पढ़ना है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है और उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि गेट्स हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सब क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट यहाँ में सिंपल में होता है, तो इसमें पढ़ना है क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट। और एक और पढ़ना हम लोग का सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये दो टॉपिक है, इसमें कॉम्बिनेशन सर्किट में हम लोग कवर कर लेंगे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, उसके बाद इनकोडर, डिकोडर, ये सब कवर कर लेंगे। और सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। 4 टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में। उसके बाद इसमें रजिस्टर्स पढ़ना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, एमएआर हो गया, एमबीआर हो गया, ये सब पढ़ेंगे आपको रजिस्टर के पार्ट्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काउंटर्स। काउंटर्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर, इसमें कवर करेंगे। और इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो ये हमारा जो है ना यूनिट फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस हम लोग को समझ में आ गया कि फर्स्ट यूनिट का सिलेबस क्या है। कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ लेना है डिटेल्स में, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ना है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है कि ब्लॉक डायग्राम बना करके आप वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को लिखें, और जनरली 6 नंबर में ही आता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन एंड कोड्स में हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस कि नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, वो सब पढ़ेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन में। एंड कुछ कोड्स हैं, कोड्स दो तरह के होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड और न्यूमेरिक कोड्स। तो उसमें जो है ना अलग अलग डिवाइड में ऐसे तो 12-14 कोड्स होते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ कोड्स को पढ़ना है, जैसे ईबीसी, डीआईसी, बीसीडी, फिर से उसका आस्की, एक्सटेंडेड आस्की, ये सब जो हम लोग को पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक्स हो जाएगा इसमें, और इसमें हम देख के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 टॉपिक्स हैं यूनिट फर्स्ट में। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना, चलो ये सिलेबस है, इसमें क्या पूछना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऐसे हम लोग पहले कर चुके हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है वीडियो के माध्यम से।
जो ओवरऑल सब किसी को ये वीडियो मिला है, यूट्यूब पे मिल चुका है, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर जब से स्टार्ट हुआ यानी डेवलप हुआ तब से अभी तक का जो है ना 5th जनरेशन में डिवाइड किया गया है। और अभी जो चल रहा है हम लोग का वो 5वां जनरेशन चल रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन तब शुरुआत हुआ जब हमारा कंप्यूटर डेवलप हो चुका था। उसके पहले भी हमारा कंप्यूटर यूज होता था, जैसे अबेकस हो गया, उस जिसमें काउंटिंग करते हैं। आज जो है ना स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए अबेकस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। पहले लोग काउंटिंग कैसे करते थे, तो पत्थर रख करके गोली रख करके करते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। फर्स्ट जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन आपका जो है ना पीरियड रहा वो 1940 टू 56। फर्स्ट जनरेशन आपका 1940 से 56 के पीरियड को मनाता है, यानी कि ये मनाता है कि 1940 में हमारा कंप्यूटर डेवलप हो गया। और उस समय जिस डिवाइसेस का यूज किया था, जो टेक्नोलॉजी के यूज करते थे, वो पीरियड जो था 40 से 56 का था, जिसको फर्स्ट जनरेशन मनाता है। और फर्स्ट जनरेशन में क्या ऐसा था जो सेकंड जनरेशन में नहीं था, उससे बेस्ट सेकंड जनरेशन में क्या आया। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था जो पहली बार डेवलप किया गया था वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। पहले याद रखेंगे, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। सेकंड चीज है कि इसमें जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते थे, जो इसका सर्किट बनाते थे, उस सर्किट के लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। उस सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, तो एक ऐसा ट्यूब, जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, ट्यूब हो गया, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब समझ रहा है कि वैक्यूम का क्या मतलब होता है, निर्वात। इसमें उसमें कोई भी मीडियम नहीं हो, इसमें कोई भी मीडियम नहीं है। तो इसी से जो है ना हम लोग इलेक्ट्रॉन को पास, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इसी से पास करवाया जाता था वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से। दूसरा चीज हम लोग मेमोरी के लिए यूज करते थे मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम, इसके कारण होता क्या था, देखो सर्किट के लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। इससे क्या होता था कि हमारा कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता था, यानी कि इंटायर रूम, एक बहुत बड़े रूम के बराबर। अभी का जो हम लोग का घर का रूम होता है उसके बराबर नहीं, जब कॉलेज में बहुत बड़ा रूम होता है ना उसके बराबर एक कंप्यूटर होता था, इस सर्किट के वैक्यूम ट्यूब के वजह से। तो इसका साइज क्या होता था, लार्ज साइज। लार्ज साइज, साइज इसका बहुत ही बड़ा होता था, क्यों, वैक्यूम ट्यूब के वजह से। इसके बाद जो है ना ये ज्यादा जो है ना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेता था, यानी कि कंज्यूम करता था, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, बहुत बड़े साइज होने के वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक प्रकार का एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो क्या करता था, यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, जनरेट मोर हीट, जनरेट मोर हीट। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी था वो हीट के रूप में, हीट भी क्या है, एक एनर्जी है, तो हीट के रूप में, जिसके कारण क्या होता था, गर्म जाता था रूम हमारा, जो है ना कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म रहता था। आज भी अगर एसी लगाया जाता है रूम में, कंप्यूटर के लिए ही लगाया जाता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का जो क्या होता है, उसका जो पार्ट्स बना होता है वो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है। और आपको पता है कि सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का जब उसमें जो है ना आप गर्म होता है, यानी कि उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस का, तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है। उसका स्पीड स्लो ना हो इसके कारण से एसी लगाता है, जिससे कि वो ठंडा रहेगा और सही से काम करेगा, हैंग नहीं करेगा कंप्यूटर, स्पीड उसका कम नहीं होगा। तो तीन चीजें देखें, साइज में बहुत बड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लेता था, और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेने की वजह से वो कम ज्यादा हीट जनरेट करता था।
और भी ऐसा क्या था कि इसमें क्या था कि ये जो है ना बहुत कॉस्टली भी होता था, बहुत कॉस्टली भी होता था, उस टाइम के हिसाब से बहुत कॉस्टली होता था। और देखेंगे इसमें इस फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, इसको डिजिटल डिजिट कहता है। और ये क्या होता है? 0 और 1, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग 0 1 का यूज करते थे, जिसे बाइनरी नंबर, डिजिटल डेटा या मशीन लैंग्वेज कहता है। तो मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन में होता था? फर्स्ट जनरेशन में। इसी को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसी को लो लेवल लैंग्वेज कहता है, लो लेवल लैंग्वेज कहता है। तो ये सारा इसका जो है ना डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे, सब डिसएडवांटेज ही देखे। फर्स्ट आपका जो जनरेशन था उसमें सब जो है इसका डिसएडवांटेज भी था। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा आता है कि आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कुछ नाम बताइए, वो नाम बताइए कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो बहुत ही फेमस है, हम लोग पहले से नाम सुनते आ रहे हैं, यूनिवैक, UNIVAC। यूनिवैक जो है ना कंप्यूटर जो है ना, ये फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर माना जाता है फर्स्ट जनरेशन में, यूनिवैक। अब ये यूनिवैक तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। कभी कभी इसका जो है ना फुल फॉर्म पूछ जाता है कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 3 ही वर्ड है। अब कैसे निकलता है? अब देखिए यहाँ से UNIV क्या हो गया इसका? यूनिवर्सिटी, ये हो गया ऑटोमेटिक और सी हो गया कंप्यूटर। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं यूनिवर्सिटी, यहां से ए से होता है ऑटोमेटिक और सी से हमारा होता है कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म हम मेरे ख्याल से नहीं बोलेंगे। UNIV दैट मींस की यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सल, यूनिवर्सिटी नहीं होगा यहाँ पे, गलती लिख दी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV से यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक और भी इसका है, एक और है आपका इनायक, ENIAC, इनायक। इनायक एक है, इसका भी फुल फॉर्म कहीं कहीं पूछ जाता, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे जो फेमस है वो है आपका पॉपुलर यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनायक। यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म जो है ना आपके पीडीएफ नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये हम लोग देखे अभी फर्स्ट जनरेशन में कि फर्स्ट जनरेशन में ये सारा काम होता था। याद रखने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा साइज होता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लेता था, जिसके कारण ज्यादा हीट जनरेट करता था। और इसमें जो है ना हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, जो क्या होता है 0 1 होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा यूनिवैक और इनायक है, जिसमें यूनिवैक का आपका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनायक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे एससी से कंप्यूटर नहीं है बल्कि क्या है? कैलकुलेटर, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट जनरेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन याद हो चुका होगा, अब दोबारा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि क्या क्या है। अगर फर्स्ट जनरेशन याद हो चुका है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब याद हो गया आपको, ठीक है ना, क्योंकि सबका बेसिस जो है ना वही है। ये पीरियड नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर हम लोग को याद है तो आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में क्या था कि हम लोग जो अभी फर्स्ट जनरेशन में जो यूज कर रहे थे सर्किट डायग्राम के लिए, सर्किट बनाने के लिए जहां यूज कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब, वहां पे आ गया ट्रांजिस्टर। इसके जगह पे क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या हो गया आपका? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। और इसका पीरियड जो है ना बदल के 56 से आपका हो गया 56 से
63 तक। ये पीरियड रहा था किसका? ट्रांजिस्टर का, मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर का टाइम पीरियड था। इस समय जो है ना वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। इससे फायदा क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके रेस्पेक्ट में इसका साइज जो है ना स्मॉल हो गया। साइज क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो साइज क्या होगा? सबसे पहले छोटा हो गया, साइज इज स्मॉल, साइज छोटा हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पहले वाला जो कंप्यूटर था उससे फास्टर काम करने लगा। और क्या फायदा हुआ? तो क्या है कि साइज छोटा हो गया, फास्टर काम करने लगा और ये चीपर हो गया, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे सस्ता भी हो गया। तो देखिए तीन चीज ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, छोटा हो गया, फास्ट काम करने लगा और सस्ता भी हो गया। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो इसमें जो हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज, यानी आप कह सकते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। और इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं? पहले बता चुके हैं, इसमें जो है ना यूज करते हैं निमेनिक्स कोड, जहां पे एम साइलेंट होता है, और इसको बोलते हैं निमोनिक्स कोड। और ये क्या होता है? जैसे एडिशन के लिए एड यूज किए, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB यूज किए, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL यूज किए। तो इस तरह से जो कोडिंग होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिक्स कोड। और इस तरह का कोडिंग कब यूज करते थे? तो इस पीरियड में 56 से 63। कौन सा लैंग्वेज कहता है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। इसका नाम क्या है? असेंबली लैंग्वेज। तो ये सेकंड जनरेशन का कुछ जो है ना पॉइंट हो गया, आप याद रखते हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का क्लियर है, तो उसी में थोड़ा सा अच्छा कर्व बना लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड जनरेशन, यानी कि स्मॉल हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया। ये फायदा हो गया आपको सेकंड जनरेशन में। क्यों हुआ? किस कारण से सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से अच्छा माना जाता है? उसका सबसे एक ही कारण बेस्ट है कि वो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर को यूज करना शुरू किए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड जनरेशन। अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या है कि इसका जो पीरियड रहा वो हो गया 63 टू 71। 63 टू 71 इसका टाइम पीरियड तो चेंज हो ही गया, क्योंकि इसका थर्ड जनरेशन आ गया। एक और फायदा क्या हो गया कि हम लोग ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या किए कि यहाँ पे आईसी यूज करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोला था हम शॉर्ट में आईसी। तो आईसी का यूज करना शुरू कब किए हम लोग? थर्ड जनरेशन में। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में यूज करते हैं, तो हमारा क्या हो गया? थर्ड जनरेशन में। पीरियड इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या फायदा हुआ। तो देखिए, जहां पे हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते थे सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर, अब क्या किया हम लोग? आईसी यूज किया, और आईसी में ट्रांजिस्टर प्लस में हो गया रेसिस्टर और प्लस कैपेसिटर। ये तीनों मिला करके जो बना चिप, उसको जो है ना सिलिकॉन चिप में डाल दिया गया। किसको? सिलिकॉन चिप में जो है ना एक साथ कंबाइन कर दिया। किसको? ट्रांजिस्टर को, रजिस्टर को और कैपेसिटर को एक सिंगल सिलिकॉन चिप में डाल दिया गया। और इसी सिंगल सिलिकॉन चिप को क्या बोला था? इंटीग्रेटेड सर्किट। वैसे भी आपको नाम से पता चल रहा है, सर्किट तो होगा ही। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब सम करते हैं हम लोग, एक से जहां तक जाना है वहां तक का सम करते हैं। तो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर को जब एक साथ मिलाया गया और उसको मिला करके एक सिलिकॉन चिप में डाल दिया गया, उसको हम लोग क्या बोल दिए? सिलिकॉन चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या है इससे फायदा? देखिए, जहां पे हम लोग एक ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे थे, यहाँ पे रजिस्टर प्लस कैपेसिटर तीनों साथ में आ गया, तो इसका साइज और भी कम हो गया। साथ ही साथ इसका कैपेसिटी क्या हो गया? बढ़ गया, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है, एक तो हमारा पीरियड हो ही गया,
इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। मुख्य रूप से आप लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसका साइज और भी स्मॉल हो गया, यानी कि सेकंड जनरेशन था उससे भी स्मॉल हो गया। मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज कर गया, मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज्ड विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड जनरेशन, और ये और भी सस्ता हो गया, साइज तो स्मॉल हो ही गया। और इसमें जो है ना थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का हम लोग यूज किए, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट कि थर्ड जनरेशन में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना शुरू किए। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज था 01, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स कोड था, थर्ड जनरेशन में आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, जिसमें हम लोग जो अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, वीबी डॉट नेट, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो थर्ड जनरेशन में ही शुरुआत हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था हम कि हाई लेवल लैंग्वेज का किस जनरेशन में हम लोग यूज करना शुरू किए, तो थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज किए। तो जो फर्स्ट में था उससे थोड़ा सा बेटर हुआ सेकंड में, किस कारण से, वैक्यूम की जगह पे हम लोग ट्रांजिस्टर की यूज किए। जो सेकंड में था उससे भी बेटर हुआ किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। क्यों हुआ, तो इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे इसलिए। ठीक है, अब आता है हम लोग का फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो पीरियड रहा वो 71 से लेकर के 89 तक रहा, और इसमें हम लोग का जो है ना और भी बेटर हुआ, और हमारा कंप्यूटर जो है ना, जो हम लोग अभी डेस्कटॉप यूज करते हैं उस फॉर्म में आ गया हमारा फोर्थ जनरेशन में, यानी कि लैपटॉप भी हमारा आ गया कहाँ पे, तो फोर्थ जनरेशन में। अब देखिए जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कर रहे थे थर्ड जनरेशन में, वहां पे आपका आ गया क्या, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, जिससे हमारा कंप्यूटर क्या है, बहुत ही छोटा हो गया। और आज का जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर वाला हमारा सिस्टम यूज होता है, इसीलिए हमारा साइज इतना छोटा होता है। तो जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं कंप्यूटर वो क्या होता है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, और ये बहुत ही छोटा हो गया। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो देख लीजिए। अभी हम लोग देखे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट बना था रजिस्टर, ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर, इन तीनों को मिला करके सिलिकॉन चिप में डाले, और उसी सिलिकॉन चिप को क्या कहा गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इस तरह का जो इंटीग्रेटेड सर्किट, एक सर्किट मिला तो कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और इसका मेमोरी कैपेसिटी बढ़ गया। अब इस तरह का 1000 से अधिक, क्या किसी को दिक्कत है, चलो। हाँ, इस तरह का इंटीग्रेटेड जो सर्किट था, इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग में 1000 से अधिक इंटीग्रेटेड सर्किट को जो है ना एक साथ एक सिलिकॉन चिप में डाल दिए, एक सिलिकॉन चिप में डाल दिए, चिप में डाल दिए। और ये 1000 जो सिलिकॉन चिप एक में साथ में मिलकर छोटा सा हुआ, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो ध्यान से समझना, जब एक ट्रांजिस्टर था तो सेकंड जनरेशन में था, थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों मिलकर एक सिलिकॉन चिप में आया, उसको क्या बोलते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस तरह का 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट को एक साथ कंबाइन कर दिया गया और उसको एक सिलिकॉन चिप में डाल दिए, और उसको क्या बोल दिया हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर, जिसको कहीं कहीं VLSI भी लिखा था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बुलाता है, या VLSI या माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे बना है, तो थाउजेंड्स ऑफ, आज तो लाखों में यूज होता है, लाखों आईसी चिप एक साथ कंबाइन कर देता है, और वही हमारा होता है प्रोसेसर, वही होता है हमारा प्रोसेसर। और प्रोसेसर क्या करता है, जितने भी कैलकुलेशन होता है वो सारा कैलकुलेशन का काम करता है कौन, हमारा प्रोसेसर, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर जहां पर एक आईसी था थर्ड जनरेशन में, तो मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे तो 1000 हम लोग माइक्रोप्रोसेसर आईसी को एक साथ मिला दिया, तो इसका मेमोरी सोचो कितना बढ़ गया होगा। तो इसका जो है ना सबसे बेस्ट क्या हुआ कि स्मॉल, आज बहुत ही स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन
साइज, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट हो गया कंप्यूटर। और इसका जो है ना मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज, इंक्रीज मेमोरी कैपेसिटी। और इसी टाइम में आपका जो है ना हार्ड डिस्क भी आ गया। इस जो पीरियड में देखें, इस पीरियड में हमारा हार्ड डिस्क जो है ना अवेलेबल हो गया था सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। यानी कि आप बहुत सारे डेटा को एक साथ एक चिप में, एक डिस्क में, एक पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते थे। हार्ड डिस्क भी यहाँ पे आ गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये सारा जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया आपका फोर्थ जनरेशन में। अब कहेंगे इसमें कौन सा लैंग्वेज होता है? फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में आपका यूज होता है असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज। तो फोर्थ में क्या किए? तो फोर्थ भी हम लोग यूज किए क्या? हाई लेवल लैंग्वेज को ही यूज किए। और इसमें ही आ गया सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब डेवलप हो गया फोर्थ जनरेशन के टाइम में। थर्ड जनरेशन में ये नहीं था, फोरट्रॉन था, कोबोल था, कुछ बेसिक लैंग्वेज था हाई लेवल का, वो था। ये सब फोर्थ जनरेशन में डेवलप हो गया। तो हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, क्या हो गया? ये सब हाई लेवल का लैंग्वेज आ गया, हार्ड डिस्क ड्राइव आ गया, हमारा थाउजेंड्स ऑफ आईसी मिला करके माइक्रोकंट्रोलर बनाया, जिससे कि हमारा मेमोरी कैपेसिटी और भी बढ़ गया। साथ ही साथ इसमें जो है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका था। साइज को मिनिमाइज करने में और इंपॉर्टेंट रोल क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो आज हम लोग पढ़ते हैं, विंडोज 10 यूज करते हैं, विंडोज 7, 8 यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ना, यानी कि विंडोज का जो है ना यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। और भी आप देखें तो यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी डेवलपमेंट हो गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब समझ लेना कि बीच वाला आदमी, ठीक है ना। जब भी हम जीयूआई का बात करें, बीच वाला आदमी, दैट मींस कि अगर हम आपसे अभी इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उसका ग्राफिकल इंटरफेस की वजह से। ग्राफिकल इंटरफेस क्या है आपका? हमारा कंप्यूटर, यानी कि हमारा कंप्यूटर है तो हम लाइव हो पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं। अगर हम दोनों के बीच में कहें, अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो इस बोर्ड और हमारे बीच का ग्राफिकल इंटरफेस क्या है? मार्कर है। अगर मार्कर नहीं होता तो हम बोर्ड पे कुछ नहीं देख पाते, यानी कि बोर्ड और हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो दो चीजों के बीच में अगर कोई आता है तो उसको बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बोर्ड है हमारे पास, हम हैं, हम कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। तो हमारे पास अगर मार्कर आ जाता, काम आसान हो गया। तो ये क्या होता है? हमारा मार्कर काम को आसान कर दिया बोर्ड पे लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक ही काम होता है, वो आपके काम को आसान कर देता है, यानी कि बीच में आता है और आपके काम को आसान कर देता है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आप देखिए इसमें क्या हो गया। इसका जो है ना माइक्रो प्रोसेसर उस समय आ गया, बहुत साइज छोटा हो गया। जो आज हमारा डेस्कटॉप लैपटॉप है, इसी में इसी साइज में आ रहा है, बहुत फास्ट हो गया। मेमोरी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ आईसी मिलाकर माइक्रो प्रोसेसर बना दिया, तो बहुत मेमोरी बढ़ गया। हार्ड डिस्क का आविष्कार उस समय हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम का उस समय जो डेवलपमेंट हो गया, कब? फोर्थ जनरेशन में। ये सारा चीजें फोर्थ जनरेशन में हमको मिल चुका था। लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं, अब देखेंगे हम लोग फिफ्थ जनरेशन। और अभी का जो समय चल रहा है हमारा फिफ्थ जनरेशन का ही चल रहा है। अब फिफ्थ जनरेशन में जब हमको फोर्थ जनरेशन में सब कुछ मिल चुका था, तो फिफ्थ में क्या मिला वो देखते हैं। हमें जो कुछ भी आज तक मिला है वो सारा फोर्थ जनरेशन में मिल चुका है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं था। अब उससे आगे बढ़ने के लिए इंसान जो है ना, और आगे जाने के लिए, क्योंकि इच्छाओं की अंत नहीं होती है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ फिफ्थ जनरेशन में, जो आज का हम लोग का फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, इसमें हम लोग देखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है हमारा फिफ्थ जनरेशन। एआई, दैट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें इंसान क्या चाह रहा है? हमको सब कुछ मिल चुका, अब क्या चाह रहा है? तो उसकी तमन्ना है एक्सपर्ट सिस्टम बनाने की, एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये क्या है एक्सपर्ट सिस्टम? तो एक्सपर्ट सिस्टम वो ये चाह रहा है इंसान कि हम ऐसा मशीन बनाए जो खुद से डिसीजन ले ले। क्या करें? हम ऐसा कोई मशीन का डेवलपमेंट कर दें जो खुद से डिसीजन ले। दैट मींस कि अगर कोई उसके सामने आता है, अगर बोलता है हाय, तो वो भी जो है ना उसका रिप्लाई कर सके। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका रिप्लाई कर सके। अगर कोई बोलता है गुड मॉर्निंग तो उसका रिप्लाई कर सके। अगर पूछता है कि आपका नाम क्या है तो उसका रिप्लाई कर सके। उसकी चाहत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक्सपर्ट
सिस्टम बनाने की। अभी जो चंद्रयान 2 गया था उसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ था, वो एक्सपर्ट सिस्टम पे ही बेस्ड था, जो ये दिखा रहा था कि जब वो चांद पे जाएगा तो वहां पे उतरने के लिए उसको सेफ स्पेस होना चाहिए, सही जगह मिलना चाहिए। अगर उसको डाउट होता है कि नहीं ये जगह सही नहीं है तो वो खुद डिसीजन लेगा कि आप दूसरा जगह पे जाकर के देखेगा, फिर वहां पे उसको अच्छा जगह मिल जाएगा तभी उतरेगा, नहीं तो फिर वो दूसरा जगह देखेगा। यानी कि खुद से वो डिसीजन ले सकता था कि हमें क्या करना है और कहाँ करना है। वो दुर्भाग्य रहा कि बीच में वो पहुंच नहीं पाया अपने जगह पे, लेकिन उसमें जो है एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो कंप्यूटर सिस्टम उसमें लगाया गया था। तो ये है एक्सपर्ट सिस्टम, दैट मींस कि वो खुद से डिसीजन ले सके। सेकंड चीज इसमें आता है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज यानी कि इंसान ये डेवलप करने के चक्कर में आ रहा है अब कि हम ऐसा मशीन को बना दें प्रोग्रामिंग करके कि वो मशीन किसी भी ह्यूमन के लैंग्वेज को सीख सके। जैसे कि हम लोग भोजपुरी सीख लेते हैं, हिंदी सीखते हैं, मैथिली सीखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो ह्यूमन का लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को सीख सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो लैंग्वेज सीखने की तमन्ना अगर इंसान में होता है तो मशीन में भी हो सके और वो आसानी से सीख पाए, मतलब देख देख के सीख पाए। जैसे कि हम लोग किसी मशीन को दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो जो मशीन है वो रिप्रेजेंट करके क्या है, 5 है। अब एक ही चीज को बार बार 1000 बार देखता है तो उस पैटर्न को पहचान लेगा ये क्या है, 5 है, ठीक है ना। और उसका रिप्लाई क्या करना है उसको समझ में आ गया। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेटर रख रख के और उसको पहचाना जाता है, और 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार उस चीज को दिखाता है तो उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि ये पैटर्न किस प्रकार का है और उसी प्रकार से वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये कहां पे हो रहा है हमारा, नेचुरल लैंग्वेज में। थर्ड में आप देखें तो न्यूरल नेटवर्क्स आ रहा है। न्यूरल नेटवर्क्स, रेगुलर नेटवर्क्स क्या है कि ये जो हमें इंसान चाह रहा है कि ऐसा हम प्रोग्रामिंग डेवलप करें जो किसी भी जानवर के माइंड में फिट करके उसके फिजिकल रिलेशन को हम जान सकें कि वो क्या चाहता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो फिजिकल नेटवर्क रिलेशनशिप को जानने के लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जा रहा है। और फाइनली आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोबोटिक्स, जिसको सब कोई जानता है, आज तो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है रोबोटिक्स। यानी कि रोबोटिक्स एक इंसान के जैसा ऐसा प्रोग्राम किया गया मशीन जो इंसान की तरह दिख सके, इंसान की तरह बोल सके, इंसान को रिस्पॉन्ड कर सके और उसको जवाब दे सके, कुछ सीख सके। ये सारा चीज कहाँ पे किया जा रहा है, रोबोटिक्स में। तो ये जो है ना डेवलपमेंट चल रहा है, यानी कि 5th जनरेशन अभी चल रहा है, अभी इसका अंत नहीं हुआ है। इन सारे पे जो है ना आपका रिसर्च जो है ना अभी चल रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का 5th जनरेशन तक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद है कि आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछो, यहाँ पे दिक्कत हुआ नहीं समझ में आता पूछो। सर ये 5th जनरेशन का फिर से बता दीजिए। 5th जनरेशन वो यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में बुलाता है एआई। जहां पे हम लोग फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को यूज किए, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में हम लोग यूज किया ट्रांजिस्टर। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। आखिर ये क्यों हम यूज किए, ये यूज किए फर्स्ट जनरेशन हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, यानी कि सर्किट जो हम लोग ड्रॉ करते थे वैक्यूम ट्यूब का यूज करके, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करवाते थे। ट्रांजिस्टर का यूज किए तो उससे और भी हमारा सर्किट और क्या हो गया, छोटा हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए तो और छोटा हो गया, फास्ट हो गया, उसका मेमोरी कैपेसिटी हो गया। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किए तो और छोटा हो गया हमारा सिस्टम और मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अब बढ़ गया, बहुत फास्ट हो गया हमारा कंप्यूटर, साइज में बहुत ही छोटा हो गया, जो आज हम लोग देखते हैं। तो ये जो हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन।
ठीक इसी प्रकार से हमारा है आप फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट में वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रोकंट्रोलर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि इन सभी का यूज किया हम लोग क्यों, कुछ बेहतर करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में एआई का यूज कर रहे हैं, और एआई क्या क्या कर सकता है वो हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे बैंक में माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट से क्या फायदा हुआ, तो ये फायदा हुआ कि कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया, बहुत फास्ट काम करने लगा, उसका स्पीड बढ़ गया, उसका मेमोरी कैपेसिटी बढ़ गया, और साथ ही साथ जो है ना ये हर चीज हर काम करने में सक्षम हो गया, पोर्टेबल भी हो गया। यानी कि कंप्यूटर इतना छोटा हो गया साइज में कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये आई से हमको क्या फायदा है, इस तरह से इसमें फायदा हुआ, इसमें क्या फायदा है, तो इसमें ये फायदा है कि हम लोग जो है एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं। एक्सपर्ट सिस्टम दैट मीन्स कि ये खुद से डिसीजन ले सके, एक ऐसा मशीन जिसको प्रोग्रामिंग करके बनाया जाए कि वो खुद से डिसीजन ले सके कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जैसे उसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो वो समझ जाए कि हाँ हिंदी में आदमी पूछ रहा है और हमको हिंदी में क्या बताना है, तो अपना नाम बताना है। तो वैसा सिस्टम जो खुद से डिसीजन ले सके, किसी डिसीजन को ले सके, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे कि अगर हम कोई स्टूडेंट है, कुछ करना है तो उसको फादर से पूछना पड़ता है, लेकिन आपके पापा है, घर में कोई मतलब कि उनसे सीनियर कोई नहीं है, तो वो खुद का डिसीजन लेते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम है, तो इसे खुद का डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम। और ये किसका किसके लिए हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज करके नेचुरल लैंग्वेज बनाया जा रहा है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा मशीन जो खुद से सीखने में इंटरेस्टेड हो, यानी किसी भी लैंग्वेज को सीख सके, किसी भी चीज को समझ सके, वो होता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज। यानी कि कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो वो समझ सके किस लैंग्वेज में बोल रहा है, और उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके वो किसी भी जवाब को दे सके। न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग जिसको किसी भी जानवर के माइंड में रख करके उसके फिजिकल रिलेशन को जाना जा सके, उसके बिहेवियर को जान सके, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी, न्यूरल नेटवर्क्स। जो काम किसके वजह से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ये सारे काम हो रहे हैं। फिर से हमारा रोबोटिक्स हो गया। रोबोटिक्स एक ऐसा मशीन जो इंसान की तरह दिखे, इंसान की तरह हर काम को कर सके, उसको क्या बोलेंगे, रोबोटिक्स। अब ये सारे काम कैसे हो पाएंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हो पाएंगे। जैसे कि हम बोले कि कंप्यूटर हमारा छोटा हो गया, किसकी सहायता से, माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से। ठीक उसी प्रकार से ये सारे काम जब हम लोग करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा मशीन प्रोग्रामिंग किया गया जो इंसान की तरह दिखे, इंसान की तरह बात करे, इंसान की तरह डिसीजन ले सके, इंसान की तरह पढ़ सके सीख सके, तो वो किसकी सहायता से होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फिफ्थ जनरेशन तक। अभी कोई दिक्कत है बोलो। चलो नहीं दिक्कत है। सर इसमें क्वेश्चन कब पूछेगा?